दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए और लाइव एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं संकेत उपाध्याय रेड माइक से। आपने मुझे उनके साथ रेड माइक में देखा होगा, लेकिन पहली बार संकेत सर आज हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप जुड़े सोहित मिश्रा ऑफिशियल एसएम ऑफिशियल पर आप आए हैं। और दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो भी बहुत खास चर्चा है। दिल्ली में अब मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ये ऐलान किया था कि वो इस पद से इस्तीफा देने वाले हैं और जब तक जनता उन्हें चुनकर फिर से नहीं भेजती है तब तक वो वापस से मुख्यमंत्री पद पर नहीं आएंगे। और उसके बाद आज ये ऐलान कर दिया गया है कि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री होंगी वो आतिशी होंगी। संकेत सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम पहले बात करते थे, आप स्टूडियो में रहते थे, आज आप ऑन ग्राउंड हैं और हम स्टूडियो में, आज ऐसा समझा जाए क्योंकि दिल्ली का यह पूरा माहौल है। तो सर मैं भी किस तरह स्टूडियो से में ही देखते हूँ। हैं इस पूरे जी बिल्कुल, और किस तरह से संकेत सर देखते हैं इस पूरे मामले को आप, कि जो कहा गया है अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति को, इसे जैसे कि हमने लिखा भी है, केजरीवाल का ये जो इस्तीफा है ये मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक है? एक तरफ आप करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए आए, आप पर ही करप्शन के दाग लगे, आपको जेल जाना पड़ा, लेकिन तब भी आपने इस्तीफा नहीं दिया। ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर से काम करने वाले हैं, बाहर आप निकलते और आप ही कहते हो कि मैं अब नहीं रहूंगा। इस पूरे पॉलिटिक्स को अगर आप हमारे लोगों को समझा सके सर, क्या है ये पीछे की राजनीति और इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, वो भी तब जब अगले साल फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। सोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एसएम ऑफिशियल में मुझको बुलाया। ये मेरा सौभाग्य है और आप जानते हैं कि इस चीज को कभी ना तो हमने द रेड माइक में छुपाया है। इनफैक्ट हम लोग वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन ह्यूज फैमिली और वो हमेशा उसी तरीके का ऑफ कोर्स, संबंध रहता है और रहेगा। अब बात बिल्कुल। करते हैं अरविंद केजरीवाल की। देखिए, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री ने चतुर बनिया कह करके संबोधित किया था। अरविंद केजरीवाल अपने आप को भी बनिया समाज से उनका वास्ता, और आईआरएस रह चुके हैं, वो रेवेन्यू सर्विस में रह चुके हैं, अफसर, सरकारी अफसर रह चुके हैं। तो बनिए का दिमाग, सरकारी अफसर रहा हुआ वो दिमाग, और अब राजनेता। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के दिमाग में इनसाइड दैट लिटिल एल्यूसिव माइंड, जिसको मुझे अभी भी याद है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के संदर्भ में इनको बोला था कि ही इज अ स्लिपरी कस्टमर एंड अ स्नीकी लिटिल फेलो। ये उन्होंने उपाधि दी थी अरविंद केजरीवाल को। ये सारी चीजें एक तरफ इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल को सेकंड गेस करना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल 24/7 पॉलिटिशियन हैं जो कि लगातार कुछ अलग, अब क्या कर दूं, अब कुछ एक चाल ये चल देता हूं, अब ऐसे कर देता हूं। और प्लस वो एक करिश्मा पर्सनालिटी का तो है ही। आप देखिए 10 साल में नेशनल पार्टी अपनी बना दी। ये तो हो गई उपलब्धियां, लेकिन आप जानते हैं कि उनका एक इतिहास रहा है। 2011 में उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अपना एक आंदोलन जंतर मंतर से शुरू किया। 2012 एक सवा साल और मैंने वो आंदोलन कवर किया था एज अ रिपोर्टर कंटिन्यूअसली। सारे दिन, जितने दिन, जितने बैचेस में आंदोलन हुए, मैंने सब कवर किए ग्राउंड पर। और मैंने अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू भी किया। 2012 जून की बात है शायद, जब मैं उनके पास गया। 8-9 दिन हो चुके थे इस आंदोलन में, बिस्तर पे वो लेटे और लेट करके उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बिल्कुल कराहते हुए। और उन्होंने कहा कि नो क्वेश्चन ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। उसके अगले दिन, सोहित, मंच से, उसी मंच से खड़े होकर के उन्होंने ऐलान किया कि अब हम पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आए। मैं वादा करता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, उसमें इंटरव्यू में, टिक टैक में, और उसके अगले ही दिन मंच से कि मैं राजनेता बन रहा हूं। ये लोग मुझे ललकार रहे थे ना कि अगर इतना ही है तो चुनाव लड़के दिखाओ। अब मैं चुनाव लड़के दिखाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल कब क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो वक्त वक्त पर, समय समय पर उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसको आप आमतौर से समझेंगे ये क्या कर रहा है, हराकिरी, गलत कदम। 2013 में वो चुनाव जीते, जिस कांग्रेस पार्टी से लड़ते हुए वो जीते, उसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेके 49 डेज की सरकार बना ली। वो सरकार गिर गई, फिर आंदोलन करने लगे। 2014 का वो इलेक्शन लड़े नरेंद्र मोदी के खिलाफ। एक थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि दे रहा हूं, उसके बाद फिर जी जी, उस पे आएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। 2014 में उन्होंने ये बोला कि हम
सीधा विल टेक ऑन नरेंद्र मोदी, गए लड़े। जब आप बहुत छोटी पार्टी होते हैं तो आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत हो, लेकिन क्या आपके पास उस तरीके का बेस काडर, जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल संगठन का ढांचा, वो सब है नहीं था। मुंह की खाई गिरे। और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे इंटरनल सोर्सेज उनका ये मानना है कि वो फैसला सही नहीं था। खैर उसके बाद 2015 में उसके एकदम एक साल बाद दिल्ली में चुनाव हुआ, जिसमें तो केजरीवाल ने ऐसी चीज कर दी जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। 67 आउट ऑफ 70 सीट्स इन दिल्ली विधानसभा। और ये वो 5 साल थे जिसमें अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तुत किया दिल्ली एजुकेशन मॉडल, दिल्ली हेल्थ मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल बेहतर करना, ये सब तमाम चीजें वो दिल्ली में पोजीशन कर रहे थे कि देखो ये है मेरा मॉडल, केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल। और वाकई एक मुश्किल जरूर महसूस हुई कांग्रेस पार्टी को, जो कि एकदम नस्ते नाबूद हो गई, दिल्ली में खत्म ही हो गई। और भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली विधानसभा की राजनीति में उठ ही नहीं पाई। हालांकि लोकसभा में वो 7 on 7, 14, 19 और 24 सब में किया, लेकिन विधानसभा में वो कुछ नहीं कर पाए। फिर आया साल 2020। साल 2020 में 62 सीट्स आई अरविंद केजरीवाल की। ऐसा माना जाने लगा कि भाई इन्होंने तो गजब कर दिया अपने मॉडल के दम पर। सच बात यह थी कि बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था सोहित दिल्ली में। और दिल्ली विधानसभा में इतनी फियर्स कैंपेनिंग मैंने तो अपने जर्नलिस्टिक करियर में नहीं देखी, जिसमें अलोंग पॉलिटिकल लाइंस, अलोंग रिलीजियस लाइंस, मतलब क्या क्या नहीं बोला गया कि ये शाहीन बाग तो पाकिस्तान है, और इस पर पानी के पैकेट, ये गंगा जल है। वोट देने से पहले लोगों से वो पानी का पैकेट नहीं होता प्लास्टिक वाला, पन्नी ऐसे फाड़ के जो लोग, वो वाले पैकेट पे हाथ रख रख के बोलो गंगा जल की कसम खाओ कि वोट किसको दोगे, राम के नाम पर वोट दोगे। एक लड़ाई और हो गई थी, पता है सुहेल? एक पोलिंग बूथ के बाहर लड़ाई हो गई, बीजेपी के वर्कर्स जय श्री राम बोलने लगे। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने पुलिस को बोला कि ये चुप कराओ, ये धार्मिक नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा अब वो भगवान को याद कर रहे हैं, हम क्या करें। यू नो, मुझे ये आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बताया है, अरविंद केजरीवाल ने 70 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे हर विधानसभा के लिए एक। उसमें जब पूछा गया कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, अपेरेंटली अरविंद केजरीवाल ने बोला तुम जय हनुमान बोलो, उधर से आने दो जय श्री राम, तुम इधर से जय हनुमान का नारा लगाओ। आप याद कीजिए उस समय हनुमान हनुमान मंदिर वगैरह जाने जी। तो ऐसे ही इधर से जय श्री राम हो, यहां से जय हनुमान होने लगे। तब फिर पुलिस को और प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। उन्होंने ये सब मत कीजिए पोलिंग में। ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आप डाल डाल तो वो पात पात, मतलब वो आप जैसा गेम खेलोगे वो उसके हिसाब से वैसे ही मारेगा। ये रणनीति अपना करके 2020 में 62 सीटें आई और बीजेपी का वोट शेयर 8% से बढ़ करके विधानसभा में 28% हो गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल को 28%। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लोगों को वो 62 आउट ऑफ 70 दिख रहा था जी। आपको ये नहीं दिख रहा है कि बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ा है। यानी कि विधानसभा में अगर बीजेपी और फाइट मारती और पुश मारे तो फिर वो केजरीवाल को ढकेल देती। उसके बाद फिर 2020 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को शायद ये एहसास हुआ कि भाई ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस को ही डैमेज नहीं कर रहा है। भाई जब तक वो कांग्रेस को कमजोर कर रहे थे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ही कमजोर करना शुरू कर दिया। जहां जहां वो जा रहे थे वो बीजेपी से लड़ने लगे। भाई अब महत्वाकांक्षा को कोई क्या करे। तब शायद ये एहसास हुआ बीजेपी के हलकों में तो भाई इनको तो निपटाना है, नहीं तो ये तो हम ही खा जाएंगे या हमारे बगल में आकर के खड़े हो जाएंगे। तो आपने एक ऐसे तरीके का ऑनस्लॉट देखा कि अरविंद केजरीवाल की जिस छवि पर वो लड़ते थे, कट्टर ईमानदार, ईमानदारी, स्कूल, शिक्षा, ये वो, उसमें उन्होंने एक पेंच निकाला और वो है एक्साइज पॉलिसी का, लिकर घोटाला जिसको हम जानते हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को घेर दिया। जाहिर सी बात है ये तमाम बार ये बात राजनीतिक रूप से भी हुई है कि किस तरीके से किया, वर दीज एक्सेसेस, पॉलिटिकल यूज ऑफ एजेंसीज, ये सब तमाम बातें अपनी जगह हैं। अब वो हाल फिलहाल उनकी पूरी पार्टी जो एक वक्त अंदर हो गई थी, अब वो पूरी पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व अब बाहर आ गया।
और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार वो चतुराई वाला दिमाग लगाया है, क्योंकि वो आपने देखा कि वो किस तरीके से करते हैं। जब तक जेल में थे तब तक दिल्ली चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं दिया, जेल से बाहर आकर के दिया। हालांकि उनकी पार्टी में भी इसको लेकर के सहमति नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ना, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। मुझे ये पता चला है कि उन्होंने ये रेल रोड किया है, ये फैसला नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि उनको कई चीजों का एहसास है। उनको ऐसा लगता है कि भाई 2025 या 2024 के अंत में जब भी दिल्ली का चुनाव होगा तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी की जो मेन छवि है, ईमानदारी वाली छवि, लोगों के बीच में जुड़ने वाली छवि, लोगों से कनेक्ट वाली छवि, गरीबों के हितैषी वाली छवि, इसको कहीं चोट ना लग जाए। इस वजह से उन्होंने अभी बाहर आकर के अपनी जो स्पीच दी उसमें ये चीज बोला भी, मैं पद तभी लूंगा जब आप लोग अपने वोट की चोट से ये साबित कर देंगे कि मैं ईमानदार हूं। तो ये अब नई गणित अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं अपने दिमाग में से। बिल्कुल, और आपने जिस तरह से सर बताया बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कि कैसे 2011 से ही आपने एक तो पूरी तरीके से फॉलो भी किया, और जो उनका एक स्ट्रैटेजी रहा है अलग अलग तरीके से जवाब देने का, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी बनाने को लेकर, और एक तरीके से अपनी एक छवि बनाने को लेकर, और वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अब इसमें मेरा सवाल सर ये था यहाँ पर कि हमने देखा है 2019 या 20 में, जब 2020 में चुनाव हुए थे तब तो आपने बिजली आपने पहुंचा दी थी, पानी, ये सारे मुद्दों पर आपने लोगों से वोट मांगा कि हमने 5 साल में ये काम किया। 2020 से 24 आते आते हमने देखा है कि हर रोज एलजी से लड़ाई हो रही है, काम सही से नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में एक कम मुद्दा भी बच रहा था। एक तरफ तो भ्रष्टाचार का जो आपका मुद्दा था, तो आपके खुद के मुखिया या अरविंद केजरीवाल पर ही जब लग गया ये पूरा, ये कि वो खुद जेल चले गए थे। एक तरफ भ्रष्टाचार वाला बात जो आपने कहा, दूसरी तरफ आपके पास और कोई मुद्दे नहीं थे लोगों को बताने के लिए कि हमने क्या काम किया है। क्या इसलिए भी इसे एक मुद्दा बनाया कि देखो केजरीवाल को सताया गया, पूरे पार्टी को सताया जा रहा है, फिर भी वो लड़ रहे हैं, और इसलिए अब केजरीवाल ने आप पर छोड़ा है कि जब तक आप केजरीवाल को फिर से चुनकर नहीं देते वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। एकदम सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप 2020 से 2025 के बीच में जनता को दिखाओगे क्या, क्या दिखाओगे, क्या काम किया? क्योंकि ये बात सही है कि जनता त्रस्त है। दिल्ली एक ऐसी राष्ट्रीय राजधानी है जो डेंगू कैपिटल है, जहां की मतलब अगर आप कुछ इलाके दिल्ली के देख लें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, या फिर जो जो लाल डोरे वाला इलाका होता है ना, लाल डोरा मैं कैसे समझाऊं, बेसिकली जो पहले गांव थे और आसपास के खेत जो हैं वो तो शहर बन गए, लेकिन वो जो गांव था उसको एक रेड स्ट्रिप लाल डोरा इलाका कहते हैं। इन गांव देहात, अब ये क्योंकि शहर के अंदर के गांव हैं तो यहां पर भी 4-4 मंजिला इमारत बन गई, लेकिन ये बहुत तगड़ा इकोसिस्टम है जो कि शहर को फीड करता है। जैसे मेड्स आए, ड्राइवर्स आए, शहर में बहुत महंगा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो फिर ये अपना वहां जाकर के रह लिए सस्ते में इनको, तो वो भी एक अलग इकोनॉमिक। लेकिन यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, दिल्ली की सड़कों की इतनी बुरी हालत है, नालियों की सफाई की इतनी बुरी हालत है कि वाकई दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं, कूड़ा नहीं उठ रहा था, मतलब हर लेवल पर लड़ाई, हर लेवल। पानी का हमने सर वो विजुअल देखा है कि टैंकर के पीछे किस तरह से लोग दिल्ली में भाग रहे थे, और ये हम भारत की राजधानी की बात कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं वही वाली। जी बिल्कुल सोहित, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ये कोई केजरीवाल का तोहफा नहीं है ये टैंकर के पीछे भागना। टैंक दिल्ली के कई इलाके, खासतौर से पॉश साउथ दिल्ली के कई इलाकों में जमीन के नीचे का पानी बिल्कुल है ही नहीं, तो बहुत सारी जगहों पर लोग इन्हीं टैंकर्स पर आश्रित हैं। दिल्ली जल बोर्ड पर आश्रित हैं, वो टैंकर माफिया पर भी आश्रित हैं, यानी कि जो वो पैसा तय कर दें आपको वो करना पड़ेगा। और ये आज से नहीं, ये हम शीला दीक्षित के टाइम से, एटलीस्ट जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया कवर करना, ये दिल्ली जो भी रिपोर्टर कवर करता था ना, वो दिल्ली बीट की सबसे पहली स्टोरी हुआ करती थी कि वाटर क्राइसिस इन दिल्ली, पीपल रनिंग आफ्टर टैंकर विद पाइप। तो ये आप सोचिए इतनी पुरानी स्टोरी है, हालांकि वो और ज्यादा इंक्रीज कम होने के बजाय एक उम्मीद ये होती है ना कि समय के साथ चीजें सुधरें, लेकिन समय के साथ अगर चीज जस की तस बनी रहे तो वो भी बहुत टेढ़ी बात है। अच्छा, दिल्ली है भी बहुत टेढ़ी जगह। दिल्ली में सोचिए आप, केंद्र सरकार शासित इलाका भी है, दिल्ली में एक राज्य सरकार भी है, दिल्ली में एक एलजी साहब भी हैं,
दिल्ली में दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी के लिए एक एमसीडी भी है। दिल्ली के जो पॉश इलाका है ना, पॉश से मेरा मतलब सेंट्रल दिल्ली वाला, जहां नेता नगरी रहती है, लटियंस बंगलो जोन जिसे कहते हैं, ये पूरी तरीके से केंद्र के अधीन आता है। उसकी म्युनिसिपैलिटी अलग है, उसको कहते हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। बाकी दिल्ली के लिए एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसके अलग चुनाव। वो बीजेपी के हाथ में था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में थी। दिल्ली का बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर था। और इस सब के चक्कर में होता क्या था कि शीला दीक्षित के टाइम पर, खासतौर से जब वाजपेयी रेजीम थी, तब ये कहा जाता था कि वो एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग आप एलजी से बना के चलो तो बात हो जाए। अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति आपसे अंडरस्टैंडिंग और सेटिंग करने वाली राजनीति कभी नहीं रही। उनका ये था कि भैया आई एम अ मैन ऑन अ मिशन, मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, मुझे मेरा थोबड़ा चाहिए पोस्टर में, मुझे ऐसे दिखना है कि मैंने किया है सब कुछ। अरविंद केजरीवाल हावी होने लगे। जब हावी होने लगे और चुनाव जीतने लगे, तब कॉन्फ्रंटेशन हुआ। कॉन्फ्रंटेशन हुआ तो फिर एलजी को आगे किया गया। एलजी वर्सेस दिल्ली चीफ मिनिस्टर की लड़ाई आई, और एक फॉल्ट लाइन जो अब तक शिष्टाचार में पूरी कर ली जाती थी, वो अरविंद केजरीवाल की बदौलत अदालतों में भी गई। अदालत में यह फैसला हुआ नहीं दिल्ली का सीएम बॉस, लेकिन फिर केंद्र सरकार फिर एक अध्यादेश ले आई जिसमें उन्होंने बोला ना, दिल्ली का एलजी बॉस। इस सब के बीच में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की का सत्ता का शासन आया, लेकिन उसमें भी बहुत अड़चन बीजेपी की तरफ से डली। इस सब के चक्कर में जो कैजुअलिटी रही है सोहित, मैं बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि दिल्ली के बाहर के दर्शकों को ये चीज पता चले। इस सब के चक्कर में कैजुअलिटी दिल्ली की जनता बनी, और ये सारी चीजें सन 2020 से लेकर 2024-25 के बीच में दिल्ली की जनता ने झेला है। और अरविंद केजरीवाल की इमेज, मिस्टर क्लीन, मिस्टर नो करप्शन, वो वाली इमेज को भी चोट पहुंची है। भाई लिकर पॉलिसी तो आई थी ना, और लिकर पॉलिसी तो आपने वापस ली भी। अगर इतनी अच्छी पॉलिसी तो वापस क्यों ले ली, अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी, यानी कि कुछ गड़बड़ हुआ था। एनीवे, अब उसके लिए राजनीतिक रूप से उनको किस तरीके से घेरा गया वो मसला अलग। अरविंद केजरीवाल को यह महसूस होने लगा कि मैं 2020 से 2024 या 2025 के बीच में क्या काम दिखाऊंगा लोगों को, काम हुआ ही नहीं। लड़ाइयां हुई हैं, दिल्ली में कचरे के ढेर बने, दिल्ली में आंदोलन हुए, और क्या हुआ है दिल्ली में, डेंगू हुआ है दिल्ली में। तो ऐसे में यह जरूरत महसूस हुई कि अपने टर्म्स पर बेल पर बाहर आने के बाद वो इस्तीफा दे करके एक खड़ाऊ चीफ मिनिस्टर बनाए। खड़ाऊ चीफ मिनिस्टर का मतलब ये कि जो खड़ाऊ आगे रख करके और फिर अपना काम करे। तो फिर ये चॉइस ली। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनने का एक पुराना अनुभव भी है दिल्ली को, तो दिल्ली को आतिशी एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर मिलने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बिल्कुल और इसी पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों को दिखा दें, आज जो आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी का ऐलान किया गया नाम का, और आतिशी ने क्या कहा, वो वाला वीडियो आप देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं आतिशी को क्यों बनाया गया और इसके पीछे की राजनीति क्या है। आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया, और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, आतिशी एक तरफ कह रही हैं कि वो धन्यवाद भी दे रही हैं अरविंद केजरीवाल को, दूसरी तरफ दुखी भी हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है। संकेत सर, किस तरह से इस पूरे मामले पर आप आगे देखते हैं? आतिशी को बनाना, ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। सुषमा स्वराज पहले एक भारतीय जनता पार्टी से वो रह चुकी हैं, इस
के साथ ही साथ कांग्रेस से शीला दीक्षित जी बहुत समय तक रह चुकी हैं। अब आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं दिल्ली में। फरवरी महीने में वहां पर चुनाव है। मनीष सिसोदिया जेल में चले गए थे, संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई हो गई थी। फिर ऐसे जितने बड़े नेता थे उनके साथ हमने देखा है कि किस तरह से एक एक आरोप लगाए गए थे। और ये मॉडल हम बाद में बात करेंगे कि महाराष्ट्र में भी जब विपक्ष की सत्ता थी महाविकास आघाड़ी की, सिमिलर चीजें यहाँ पर भी हो रही थी, उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन अतिशी का चुना जाना ये किस स्ट्रैटेजी के तहत किया गया? एक तो महिला मुख्यमंत्री जो दिल्ली को पसंद आते हैं पहले भी, इनका एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक तरफ से कहा जाता है कि आतिशी ने काम किया है। इस चॉइस को आप किस तरह से देखते हैं? और इसका भी क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाया होगा आतिशी को बनाने के लिए? क्योंकि हम चंपई सोरेन से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हम देख चुके हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी टूट जाती है, बगावतें हो जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा हो जाता है। यहाँ पर किस तरह से आप देखते हैं? ये सारी चीजें भी तो केजरीवाल ने सोची होंगी। जहां तक पार्टी टूटने की बात है सोहित, तो आप तो ये जान लीजिए, और ये क्रेडिट थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, कि एक वक्त जब आपका राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में, नंबर 2 मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, विभव कुमार जो कि एकदम खासम खास थे, मैन फ्राइडे ऑफ अरविंद केजरीवाल, वो जेल में, विजय नायर स्ट्रेटेजिस्ट वो जेल में। मतलब आप पूरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, डिसीजन मेकर्स, वो सब जेल में थे, सब जेल में। और इसके बाद भी आपने देखा कि इतने तगड़े ऑन स्लॉट के बाद भी ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा आम आदमी के पार्टी के बारे में कि चाहते तो बहुत सारे लोग छिटक सकते थे, छिटके हैं भी आम आदमी पार्टी से बहुत सारे लोग। कपिल मिश्रा हैं, गए ना, और भी बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी से निकल करके और कुछ कुछ कर रहे हैं। जरूरी नहीं है बीजेपी गए, लेकिन निकले हैं। बट अरविंद केजरीवाल की जो कोर टीम थी, उस कोर टीम का कोई भी इंसान आम आदमी पार्टी छोड़ करके नहीं गया सिर्फ इसलिए कि वो जेल चले गए। अब जब वो बाहर आ गए हैं, ऐसे में अक्सर क्या होता है ना, मुझे ऐसे लगता है, और मैंने कई बार राजनीति में होते हुए भी देखा है सोहित, समटाइम्स अ क्राइसिस डज नॉट डिवाइड यू, अ क्राइसिस इज अ ग्रेट ग्रेट हार्बिंजर ऑफ यूनिटी। जब आपके लिए कोई एक विपदा आन पड़ी तो आप जुड़ गए, एक साथ आए। व्हाट रियली डिवाइड्स यू इज अपॉर्चुनिटी। आपकी महत्वाकांक्षा, आपका अच्छा ये मैं भी ये कर सकता हूं, ये वाला भाव जब आता है तब बहुत हद तक पार्टियां टूटती हैं। अब महत्वाकांक्षाओं की अगर बात कर लें, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, और आपने उदाहरण दिया चंपई सोरेन का और जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी हम बना लिए और वो एनडीए का हिस्सा बन गए, चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं जग गई। लेकिन ये हम जिन दो राज्यों की बात कर रहे हैं, वो संपूर्ण राज्य है। या आपका महाराष्ट्र ले लीजिए, आपके महाराष्ट्र की तो विचित्र ही कहानी है। वहां तो मतलब सभी टूटे बिखरे पड़े हैं, है ना। तो वो ये सब हम संपूर्ण राज्यों की बात कर रहे हैं। दिल्ली इज अ ट्रंकेटेड स्टेट, और आज की डेट में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक्चुअल पावर, एक गाड़ी पा जाएंगे आप, एक नाम पा जाएंगे, थोड़ा वाऊ वाऊ करते हुए आप इधर उधर दिल्ली में घूम जाएंगे, नमस्ते नमस्ते बटोर लेंगे, पोस्टर वोस्टर लगवा लेंगे अपना। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा पावर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की बची है नहीं सोए। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई बड़ा मूवर एंड शेकर और वो दुनिया जहां पलट देगा और बना देगा। तो ऐसे में अगर आतिशी खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, और अगर उनकी चंपई जी और बाकियों की तरह अगर महत्वाकांक्षा जग भी जाती है कि उनको लगता है कि नहीं भाई, मैं तो अब अपने दम पर अब केजरीवाल के साथ नहीं, अब खुद का कुछ करना है, वी हैव टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, व्हाट इज द प्राइस? आप जीत के क्या हासिल करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद, उसकी ऐसे ही बहुत कम औकात है, बॉस तो एलजी हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपके अंदर एकनाथ शिंदे या फिर एनसीपी के अजीत पवार या बाकियों की तरह इतनी ताकत है कि आप तोड़ के कुछ विधायकों को अपने साथ ले आएंगे? मुझे ऐसे लगता है कि दिल्ली आम आदमी, हाँ वो भी 2/3, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है आतिशी उस तरीके की नेता हैं जो कि काबिल हैं कि वो ये कर सके।
और इन सब चीजों को नंबर 1 आम आदमी पार्टी ने कठिनाई में भी एक साथ रहे हैं और ये दिस इज टू देयर एडवांटेज। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी की भी बात करें तो आतिशी के लिए शी हैज मोर टू लूज देन टू गेन। आप उनका करियर ग्राफ देखिए ना, जब तक वो आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के साथ थी, ठीक है, आंदोलन में तो थी ही, उसके बाद कुछ चुनाव लड़ी, चुनाव हार भी गई। 2019 का चुनाव लड़ी थी वो, लोकसभा का नहीं जीत पाई, अलग अलग राज्यों में गई, बैकएंड में पार्टी में उन्होंने काम किया। 2020 में आकर के वो विधायक बनी है कालका जी से। और अभी हाल फिलहाल मेरे ख्याल जब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जब दोनों ही जेल में थे, तब इनको और सौरभ भारद्वाज को मंत्री के तौर पर एलिवेट किया गया। और अब मंत्री के बाद मतलब 4 साल के अंदर अंदर आप फ्रॉम फर्स्ट टाइम एमएलए टू चीफ मिनिस्टर इन अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स। अरे भाई, इतना जबरदस्त करियर ग्रोथ और कौन दे सकता है? अगर आतिशी अपने हिसाब से सोचेंगी, भाई जैसे एक किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय क्या सोचता है, माय सैलरी, माय डेजिग्नेशन, मुझे ये डेजिग्नेशन जंप मिलेगा, एक जंप मिलेगा कि 2 जंप मिलेगा, सैलरी मेरी 15% बढ़ेगी कि 25% बढ़ेगी या 30% बढ़ेगी। यहाँ तो 4 साल में वो विधायक से सीधा चीफ मिनिस्टर हो गई भाई, उनकी तो मतलब ऐसा बम्पर बोनस मिला है। तो ऐसे में वो, मुझे नहीं लगता, अगर उन्होंने कुछ मिस एडवेंचर किया तो मुझे ऐसा लगता है वो, अच्छा, अरविंद केजरीवाल बहुत स्मार्ट है, ये सब बना करके उन्होंने एक तो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर किया, उन्होंने ये भी जान लिया कि मैं जिसको बना रहा हूं वो ऐसा पद संभालने वाली, इसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं, तो मतलब तुम भाग के जाओगे भी कहां और क्या ही हासिल कर लोगे। सो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है एक कैलकुलेटेड मूव है अरविंद केजरीवाल का। ऑल्सो इट फ्रीज अप अरविंद केजरीवाल माइंड टू कॉन्सेंट्रेट, वो राष्ट्रीय संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, तो अब ये करके अपने टर्म्स पे इस्तीफा दे करके अब वो फिर से आंदोलन मोड में जा सकते हैं, सड़कों पर जा सकते हैं, अपनी छवि सुधार का आंदोलन शुरू कर सकते हैं, एक तो दिल्ली में और दिल्ली के अलावा और जगहों पर। अब ये और सब जगह भी चुनाव होंगे, अब नेशनल पार्टी यानी जो 2000 बिल्कुल, और जो 2011 में मतलब अरविंद केजरीवाल की जो स्पेशलिटी थी आंदोलन वाली, वो कहीं ना कहीं वही वाले फेज में वो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो सर इसे देख रही है, और फरवरी में चुनाव है, तो ये उनके लिए भी एक तरीके से एक बाउंसर आ गया है कि ये अचानक से ये हो जाना, और केजरीवाल अब इसी के ऊपर एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी को भी एक तरीके से विलेनाइज करने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का, क्योंकि मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर भी हुआ यही। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो आपके यहाँ पर एलजी थे, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर थे, वो हर एक चीज को नकार दिया करते थे। ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। नवाब मलिक से लेकर संजय राउत से लेकर अनिल देशमुख, हर किसी को जेल में डाला गया था। यानी मोटा मोटी एक जगह पर जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है, वो इसी तरह से हमने देखा है कि विपक्ष के राज्यों में क्या हो रहा है। बहरहाल यहाँ पर तो सर दबाव बन गया था। अब वहां पर क्योंकि दिल्ली में दबाव नहीं बना था, आतिशी के बाद और भी तो लोग होंगे पार्टी में जो शायद चाहेंगे उन्हें कुछ मिल जाता, उस पर भारतीय जनता पार्टी भी नजर बनाए रखी होगी। वहां पर भी तो कोई एकनाथ शिंदे या अजित पवार जैसे होंगे जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, वो धीरे धीरे लोगों को लाएंगे, तो कम से कम डैमेज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की भी तो होगी अगले साल इलेक्शन में। देखिए, दिल्ली जो है ना, दिल्ली वाज अरविंद केजरीवाल लेबोरेटरी, यहीं से उन्होंने आंदोलन किए, यहीं से आरटीआई एक्टिविज्म भी किया, यहीं से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की, अन्ना आंदोलन यहीं हुआ, उसके बाद चुनाव भी यहीं जीते। कांग्रेस का पूरा पूरा वोट जो है वो ऐसे का ऐसे उठ करके, स्लम और पुश्तों का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को चला गया। तो मेरा ये कहना है, दिल्ली में अगर कोई विधायक बहुत ज्यादा ये करता भी है कि वो पलट करके बीजेपी की ओर जाता है, तो आप ये जान लीजिए कि वो आप कैसे समझाऊं मैं, वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि होना होता तो अब तक हो जाता। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास तो तब थी ना जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, चले जाते, छिटक जाते, पार्टी टूटी नहीं, बिखरी नहीं। और ये अरविंद केजरीवाल इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। प्लस दिल्ली का जो यूनिट है ना आम आदमी पार्टी का, जिस तरीके का पेनिट्रेशन है दिल्ली के गांव गांव में, गली गली में, कूचे कूचे में,
वो बहुत जबरदस्त पेनिट्रेशन। अरविंद केजरीवाल जब नेता नहीं बने थे ना, मुझे अच्छे से याद है, वो अलग अलग कॉलोनीज में, छोटी छोटी कॉलोनीज में, नंद नगरी, सुंदर नगरी, ये सब बहुत सकरी सकरी गलियां, छोटे छोटे मकान, पतली पतली लेन्स, उस तरीके का दिल्ली है, वो अलग ही दिल्ली है, वो कैमरे में नहीं दिखता। और यहीं पर दिल्ली के अधिकांश वोटर रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही किन्हीं गलियों में जाकर के किसी के घर में हफ्ते भर के अनशन पर बैठ जाते थे, किसी के घर में सो जाते थे। तो ये सब कर 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 वो निकले हैं, और संस्था दिल्ली की ही बनी हुई है और पनपी हुई है। तो दिल्ली में ही लोग बगावत करके कितने दूर तक तलक निकल जाएंगे, और वो बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टी में क्या ही पा जाएंगे। देखो सोहित, जो भी आदमी है, जो भी नेता है, वो भी देख रहा होगा ना कि कौन नेता। लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जो पलटी मारते भी हैं, ये सब मौसम वैज्ञानिक वाली बिहेवियर होती है। उनको पता रहता है कि कौन कितने पानी में है। तो अरविंद केजरीवाल के विधायकों को पता है कि दिल्ली कांग्रेस में शामिल होने का तो कोई बहुत ज्यादा लाभ है नहीं, है ना। दिल्ली बीजेपी में चले गए तो फिर तो एकदम ही बिल्कुल सेंट्रल बीजेपी का गुणगान करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कहां है? तो फिर वो आम आदमी पार्टी को उन्होंने चुना। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल में उन्होंने वो चीज देखी भी है, पॉसिबिलिटी कि हम जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी क्योंकि बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से रिवॉर्ड करता है। आप देखिए ना, 4 साल में विधायक टू सीएम, अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ रिवॉर्ड मिला ना, इसी पार्टी में मिला। कांग्रेस में मिलेगा? कांग्रेस में पता चला आप ये फलाना प्रदेश कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, कमेटी वो है ना, वो पंचायत ये मीटिंग तो मीटिंग ही होती रहेगी वहां पर। हाउएवर कांग्रेस पार्टी की अभी जरूरत है आम आदमी पार्टी को। अगले चुनाव में हो सकता है गठबंधन की भी बात हो, क्योंकि एक बहुत तगड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का, एक बहुत तगड़ा वोट बैंक है ऑफ एससीज एंड एसटीज, और ये वोट बैंक कुछ हद तक आम आदमी पार्टी से छिटका, मुसलमानों को खास तौर से। और जब ये एमसीडी के चुनाव हुए थे तब हमने ये देखा भी था, मुस्लिम पॉकेट्स में आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, वहां कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। तो ये चीज अरविंद केजरीवाल को पता होगी कि अब अगर आएगा तो लेट्स गेट कांग्रेस अलोंग, ताकि बीजेपी को आप कोई स्पेस ना दे दें। तो ये अभी बहुत सारी चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल तो ये भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव फरवरी में हो, वो तो चाहते हैं अभी हो जाए, नवंबर में, महाराष्ट्र के साथ और झारखंड के साथ। क्यों? क्योंकि अभी सर महाराष्ट्र का भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, महाराष्ट्र का चुनाव नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आखिरी सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि हम बात कर रहे थे सर, तो 2020 से, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि जो दो कम्युनिटी के बीच में तनाव बढ़ने की कोशिश की गई, बढ़ाए भी गए, दिल्ली में दंगे भी हुए हैं, जो कि मुझे लगता है 19वीं सदी की एक सोच है दंगा होना, लेकिन वो अब भी हो रहा है और देश की राजधानी में हो रही है। तो इसी तरह का जो माहौल है वो तो चुनाव तक भी बनाए रखने की कोशिश लगातार होगी। महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश लगातार जारी है चुनावों से पहले। ऐसे ही कुछ कोशिश वहां पर भी तो होगी, क्योंकि एक तरफ आते हैं केजरीवाल का अगर ये मास्टर स्ट्रोक है, तो फिर अपने वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए दूसरी पार्टियों की ओर से भी तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल किया ही जाएगा। सोहित, अरविंद केजरीवाल हनुमान भक्त हैं, और उन्होंने ये फैक्ट कि वो हनुमान भक्त हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा दिखने लगता है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं। जैसे 2024 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, तो सडनली हनुमान के प्रति उनकी आस्था और भक्ति वो बहुत ज्यादा दिखने लगती, बहुत ज्यादा, मतलब वो कैमरा ले लेकर के वो वाली भक्ति। दिल्ली के 2020 के भी जब चुनाव हुए थे तो वो रिलीजियस लाइंस पर हो रहे थे, और शायद अरविंद केजरीवाल को ये एहसास हो गया कि जिस तरीके से शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था उस समय, अगर हम बहुत ज्यादा, बीजेपी ट्रैप कर रही थी उनको, बीजेपी ट्रैप कर रही है। देखो सीएए के खिलाफ बोल रहे हैं, सीएए कानून के, ये तो इन्हीं के हैं, और ये वो बीजेपी ने एकदम घेर दिया था आम आदमी पार्टी को। एंड देन सडनली अरविंद केजरीवाल एंड हिज आम आदमी पार्टी रियलाइज तो हम ट्रैप में फंस जाएंगे, ये तो हमको कंप्लीटली मुस्लिम पार्टी साबित कर देंगे, और वो पोलराइज कर देंगे रिलीजियस ग्राउंड्स पर। और हमारे पास दिल्ली में मुसलमानों की आबादी और इन्फ्लुएंस बहुत कम सीटों पर,
तो उनका ये था यार अगर इस तरीके का नैरेटिव चला गया तब तो हम फंस जाएंगे, अधिकांश पॉकेट्स में बीजेपी आ जाएगी। तब हनुमान जी निकले, तब जय श्री राम के बदले में जय हनुमान हुआ, है ना। तो अरविंद केजरीवाल हैज आल्सो प्लेड द रिलीजन कार्ड। आप मत समझिए उनको इतना सीधा, जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी रिलीजन कार्ड खेला और तभी उनकी सरकार बची, वरना 62 नहीं आते। बॉस 8 से 28% आप सोच रहे हैं, और अगर आप ये स्पेस सीड कर देते तो ये 28% 40 भी हो सकता था विधानसभा में 2020। सही गलत मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन केजरीवाल को ये चीज समझ में आ गई इस बार। हालांकि केजरीवाल जेल से निकलते ही अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। जेल से निकलते ही उन्होंने बोला कि भाई तुमने मेरी इज्जत पर चोट मारी ना, बेसिकली मैं जो छवि प्रस्तुत करना चाहता था अपनी, आपने उस पर चोट दे मारी, तो मैं उसी पर एक जनमत संग्रह कर देता हूं, एक रेफरेंडम कर देता हूं कि मैं हट रहा हूं उस पद से और आप ही के बीच में से निकली हुई एक आतिशी जी मुख्यमंत्री बनेंगी, और मैं आप लोगों के पास अपनी ईमानदारी के लिए एक जनमत संग्रह के लिए आ रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिए। अब ये एक मूव है, एक पॉलिटिकल मूव है, पहले ही चाल चल दी। दिल्ली में इकोसिस्टम है ही आम आदमी पार्टी, दिल्ली के जगह जगह पर ये मैसेज पर्कुलेट किया जाएगा। इस मामले पर जो हताश हो भी गया होगा अगर वर्कर आम आदमी पार्टी का, उसको दोबारा से काडर को मोटिवेट किया जाएगा, ईमानदारी के कसीदे पढ़े जाएंगे, मिसालें दी जाएंगी, और इस तरीके से जब 2020 और 2024 में अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी काम दिखाने को नहीं है दिल्ली में, तो वो एज अ हेड ऑफ दैट इंड्यूस्ड फेलियर वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे। इस वजह से वो चीफ मिनिस्टर के पद से ही हट गए कि मैं तो चीफ मिनिस्टर हुई नहीं जी, मैं तो सीएम हुई नहीं, सीएम तो कोई और है, और अब मैं ईमानदार, मेरे को तो काम ही नहीं करने दिया जी इन लोगों ने, ऐसे ही तो बोलते हो, मेरे को तो इन्होंने काम ही नहीं करने दिया। बिल्कुल, मैं तो आपके पास आया हूं ईमानदारी की गुहार, अगर आपको लगे आपका बेटा ईमानदार है तो वोट दे देना। ऐसे आप देख लीजिए, लिखवा लीजिए 70 की 70 विधानसभाओं में बिल्कुल इसी तरीके का नैरेटिव अरविंद केजरीवाल का होने वाला है, और यहां वो नैरेटिव सेटिंग कर रहे हैं कि तुम अपना एजेंडा इससे पहले बनाओ। उससे पहले ही इन्होंने अपना एजेंडा लेकर के, जेल में फुर्सत बहुत होती है ना, जेल में उन्होंने सोचा होगा ये सब, है ना, कि हम दीवारों पे क्रांति। लेकिन सर जो आपने मतलब, अगर मैं आंख बंद कर सुनता तो मुझे लगता कि अरविंद केजरीवाल ही बात कर रहे हैं जिस तरह से आपने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो आपने चर्चा की है और पहली बार आप आए हैं, मुझे लगता है कि आधे घंटे की इस चर्चा में आपने हर एक बात, दिल्ली के जो लोग नहीं राजनीति समझते होंगे उन्हें A to Z राजनीति के बारे में पता चल गया, जय श्री राम और जय हनुमान के बारे में पता चल गया, क्यों वो न्यूज स्टूडियो में जाके हनुमान चालीसा पढ़ते थे, इसके पीछे की राजनीति भी हम समझ गए, और आने वाले फरवरी में कितने बेहतरीन या बहुत मजेदार एज ए जर्नलिस्ट ये चुनाव रहने वाला है, ये भी हम सभी को दिख ही रहा है। संकेत सर, सच में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारे साथ जुड़े, पहली बार इस चैनल पर आप आए। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को तो वो वैसे ही रेड माइक देखते ही हैं, लेकिन वो आपको हमारे चैनल पर देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी जानकारी दी, इतना कीमती समय दिया। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सर से आगे भी कोई मुद्दे पर चर्चा करूं, वो भी बताइएगा, हमें सर से बात करूंगा उसके बारे में। साथ ही साथ अगर रेडी, जब आप बोलेंगे तब हाजिर। हाउ स्वीट ऑफ यू सर। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप दोनों हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।